हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरुकुल पॉइंट में। आज दोस्तों हम लोग समझने वाले हैं भारत के राष्ट्रपति के विषय में। और राष्ट्रपति से आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, जो एग्ज़ाम की दृष्टिकोण से यह चैप्टर बहुत महत्वपूर्ण है और यहाँ से 2 से 3 नंबर के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। आज हम लोग समझेंगे कि राष्ट्रपति का संविधान में क्या महत्व है, राष्ट्रपति के कार्य कौन कौन से हैं, और कहा जाता है कि भारत का राष्ट्रपति रबड़ स्टैंप होता है। तो क्या सच में भारत के राष्ट्रपति के पास कोई शक्ति नहीं होता है, या भारत के राष्ट्रपति बहुत पावरफुल होते हैं, या कितनी शक्तियां हैं, इनको शपथ कौन दिलाता है, इनके लिए योग्यता क्या होनी चाहिए, इनका किस अनुच्छेद में क्या क्या कार्य एवं शक्तियां हैं, इन पे महाभियोग कैसे लगता है, इनको पद से मुक्त कैसे किया जाएगा, और ये अपना त्यागपत्र किसे देंगे, और इनको शपथ कौन दिलाता है, और इनका कार्य क्या होता है, आपातकाल क्या होता है, इन सब के विषय में हम लोग पूरे विस्तृत से पढ़ेंगे। इसके 2 पार्ट बनेंगे, ये पहला पार्ट है, फिर राष्ट्रपति का दूसरा पार्ट भी आपको बहुत जल्द मिलेगा। ठीक है दोस्तों, तो आइए शुरू करते हैं। राष्ट्रपति देखिए, भारत का जो संसद है बाबू, भारत का जो संसद है वो 3 लोगों से मिलके बनता है। कितने लोगों से? 3 लोगों से मिलके बनता है। एक बनता है आपका राज्यसभा, किससे? राज्यसभा, फिर लोकसभा, और फिर आपका राष्ट्रपति। ठीक, तो इन दोनों लोगों के विषय में, इन दोनों टॉपिक पे मैं वीडियो बना चुका हूं। आप प्लेलिस्ट में संविधान में जाके इसको देख सकते हैं। राज्यसभा पे बना हुआ है, लोकसभा पे बना हुआ, बचा हुआ था आपका बाबू राष्ट्रपति। तो इसके 2 पार्ट आएंगे, भाग 1 और भाग 2। आज का जो विषय होगा वो भाग 1 का होगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति के बारे में थोड़ा सा पहले मौखिक रूप से समझ लेते हैं कि भारत के राष्ट्रपति को भारत का प्रथम संवैधानिक पद पर रखा जाता है और भारत का प्रथम नागरिक कहलाता है। यानी भारत के जो प्रथम नागरिक होंगे वो हमारे देश के राष्ट्रपति होंगे। ठीक, इनका इतना आदर और सम्मान होता है कि उतना भारतीय संविधान व्यवस्था के अनुसार, राज्य व्यवस्था के अनुसार, इतना सम्मान भारत के किसी भी पदाधिकारी को प्राप्त नहीं है। आए दिन आप देखे होंगे प्रधानमंत्री को कभी कभी लोग पुतला जला देते हैं, मुर्दाबाद बोल देते हैं, प्रधानमंत्री के खिलाफ टिप्पणी कर देते हैं, बहुत सारी चीजें जो है मतलब उनके फोटो पे जूता से लोग मारने लगते हैं, मुर्दाबाद करते हैं, उनका फोटो जला देते हैं। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि भारत के राष्ट्रपति को इतना सम्मान दिया गया है कि आप उनके विषय में आप कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे तो यहाँ कुछ अनुच्छेद हैं जो बार बार एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए दिया हुआ है, यहां दिया है अनुच्छेद 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60 और 61। एक एक के बारे में समझते हैं। यहां पे दिया है बाबू अनुच्छेद 52। अनुच्छेद 52 के बाद कहता है कि संविधान अनुच्छेद 52 के तहत भारत का एक क्या होगा बाबू? भारत का एक राष्ट्रपति होगा, एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, किस अनुच्छेद के अनुसार? अनुच्छेद 52 के अनुसार। याद रखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? तो 52 में है। दूसरा कह रहा है कार्य एवं शक्ति, किस अनुच्छेद में बाबू? 53 में है। यानी कि भारत के राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों के बारे में जो वर्णन है वो अनुच्छेद 53 में है। यानी कहा जाता है कि संघ की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। ठीक है, सबसे प्रमुख होते हैं। यानी मतलब कार्यपालिका की शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में होती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो यहां दिया हुआ निर्वाचन। ठीक, निर्वाचन के बारे में पूछ दे कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुच्छेद किसमें है? तो 54 में है। ठीक है बच्चों, यहां देखेंगे निर्वाचन, तो निर्वाचन में आएंगे, देखेंगे 2 स्तर पे हमने देखा कि एक केंद्र स्तर पर और एक राज्य स्तर पर।
यानी कौन लोग चुनाव लड़ सकते हैं, ठीक है, निर्वाचित हो सकते हैं। ठीक, तो केंद्र स्तर पर आएंगे तो बाबू आपके आ जाएगा लोकसभा सदस्य, ठीक, और एक आ जाएंगे राज्यसभा सदस्य। ठीक है, समझ में आ रहा है? ये लोग निर्वाचित करेंगे क्यों, किसको, राष्ट्रपति को। और राज्य स्तर पे आएंगे तो यहां पे दो टाइप से आएंगे, एक राज्यों के विधान सभा सदस्यों द्वारा, और अगला चीज दिल्ली और पुडुचेरी, दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा सदस्य, क्योंकि यहां पे विधानसभा है दिल्ली और प्लस पुडुचेरी में। ठीक है, तो यहां के भी विधानसभा के सदस्य, यानी कि यहां के एमएलए और यहां के एमपी यानी सांसद, ठीक, और यहां से क्या, विधायक। विधानसभा सदस्य किसे कहते हैं, एमएलए को कहते हैं, और लोकसभा सदस्य किसे कहते हैं, सांसद को कहते हैं, एमपी बोलते हैं। ठीक है, ये लोग क्या करेंगे, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल कहलाते हैं। ठीक है, ये लोग राष्ट्रपति को चुनाव में क्या करते हैं, वोट डालते हैं ये लोग। ठीक, अगला चीज देखते हैं बाबू, अनुच्छेद 56 देखते हैं कि इनके पदावधि के बारे में वर्णन है। पदावधि समझते हैं कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो कितने वर्ष का होता है बाबू, 5 वर्ष का होता है। ठीक, एक चीज और समझ लीजिएगा, यहां से एक क्वेश्चन और बहुत इंपॉर्टेंट बनता है जो एग्जाम में पूछा जाता है। यहां से पूछेगा प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति पुनः कितनी बार निर्वाचित किए जा सकते हैं, तो इसकी कोई सीमा नहीं है, सीमा नहीं है। क्या है, सीमा नहीं है, जितनी बार मर्जी करे उतनी बार हम भारत के राष्ट्रपति को दोबारा चुन सकते हैं। एक ही आदमी, एक ही व्यक्ति को कई बार राष्ट्रपति पद के लिए चुनाव कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, लेकिन आप अमेरिका में जाएंगे तो राष्ट्रपति के लिए लगातार 2 बार से अधिक जो है, 2 बार से अधिक राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो सकता। एक चीज और यहां समझेंगे कि अमेरिका के राष्ट्रपति की स्थिति जो होती है वो भारत के राष्ट्रपति से बिल्कुल अलग होती है। भारत के राष्ट्रपति का जो काम होता है, यानी तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है, संघ की कार्यपालिका का प्रमुख अधिकारी होता है, यानी वो समझ लीजिए कि हर चीज में बहुत पावरफुल होता है, लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल खुद नहीं करता है, अपने अधीनस्थ यानी अपने से छोटा, यानी कौन, प्रधानमंत्री, उसका क्या होता है कार्य, उसकी शक्तियों का, उसके मतलब पावर को अपने स्वयं नहीं वो करते हैं, वो अपने प्रधानमंत्री और उनके मंत्रिमंडल के मैनेजमेंट के हिसाब से करते हैं। ठीक है, जबकि अमेरिका में जाएंगे तो वहां के राष्ट्रपति क्या करते हैं बाबू, पावरफुल होते हैं, प्रधानमंत्री गौण होते हैं, और यहाँ के राष्ट्रपति पावरफुल हैं लेकिन वो अपने पावर का इस्तेमाल स्वयं न करके प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल से करवाते हैं। ठीक है, तो ये चीज समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे 5 वर्ष इनका कार्यकाल होता है, और कितनी बार चुने जा सकते हैं तो इसकी कोई तय सीमा नहीं है। ठीक, तो पुनर्निर्वाचन वही मैं आपको बता रहा था, अनुच्छेद 57 में है कि पुनर्निर्वाचन में कोई तय सीमा नहीं है, तय सीमा नहीं है, यही जो मैं अभी आपको नीचे बताया हूं। ठीक है, कि भारत के राष्ट्रपति को, एक व्यक्ति को कितनी बार भी चुनाव जिता सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, योग्यता। यहां पे देखिए अनुच्छेद 58 अनुच्छेद पूछेगा कि भारत के राष्ट्रपति की योग्यता अनुच्छेद कितने में वर्णन है, तो 58 में। ठीक है, तो क्या क्या होगा बाबू योग्यता में, वह भारत का क्या हो, वह भारत का नागरिक हो, क्या हो, भारत का नागरिक हो, उसकी उम्र कितनी हो गई हो बाबू, 35 वर्ष कंप्लीट हो गया हो। ठीक है, वह लोकसभा और राज्यसभा सदस्य निर्वाचित करने योग्यता रखता हो। ठीक है, यानी लोकसभा और राज्यसभा बनने के लिए योग्यता उसके अंदर हो, क्वालिटी हो। दूसरा चीज कह रहा कि वह किसी भी केंद्र सरकार में या अथवा राज्य सरकार में कोई सरकारी नौकरी या लाभ के पद पर न हो। लाभ
के पद पे न हो, यानी कोई सरकारी जॉब कर रहा है तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता है। बात समझ में आ गई बाबू? यहाँ पे समझ लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति है वो राष्ट्रपति का चुनाव लड़ना चाहता है तो लोकसभा और राज्यसभा के सदस्यों की योग्यता उसके अंदर होनी चाहिए, जो उसकी फॉर्मेलिटी होगी। और दूसरा, चौथा कह रहा है कि सरकारी नौकरी या किसी लाभ के पद पर ना हो। वह किसी लाभ के पद पर रहेगा तो वो राष्ट्रपति का चुनाव नहीं लड़ सकता। तो लड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसे नौकरी से रिजाइन देना पड़ेगा। ठीक है। अगला, पागल, दिवालिया, कोढ़ी ना हो, मतलब वो किसी मानसिक रूप से बीमार ना हो या फिर ऐसा कुछ ना हो, दिवालिया ना हो। ठीक, क्यों? क्योंकि मान लो किसी देश के राष्ट्रपति को आप ऐसे व्यक्ति को बना दिए जो जिसके ऊपर 376 लगा हो, 10-20 तो जो है कि 302 का मुकदमा चल रहा हो, तो ऐसे व्यक्ति को देखो, राष्ट्रपति चुनने के लिए सबसे बड़ी योग्यता ही होता है चारित्रिक रूप से, नैतिक रूप से, सामाजिक रूप से वह क्या हो, समाज में एक अच्छा व्यक्ति हो, उसी को राष्ट्रपति बनाया जा सकता है। अब कोनो चोरवा रहेगा तो उस चोरवा को राष्ट्रपति नहीं बना देंगे। कोई डाकू रहेगा, वो ओसामा बिन लादेन को राष्ट्रपति कोई बनाता, किसी भी देश का आदमी नहीं बना सकता। तो राष्ट्रपति बनाने के लिए एक सामाजिक स्तर और एक नैतिक स्तर पर और एक जिम्मेदार पर्सन और एक बहुत ही अच्छे व्यक्तित्व के व्यक्ति को ही आप भारत के राष्ट्रपति के लिए कर सकते हैं। ये हमारा एक नैतिक जो है जिम्मेदारी होता है। ठीक है, योग्यता हो गया। अब यहाँ एक सवाल और उठता है कि इतनी योग्यता तो भारत में लगभग सबके पास मिल जाएगी, तो क्या सब लोग चुनाव लड़ लेंगे? यानी लोकसभा और राज्यसभा और विधानसभा के सदस्य जो निर्वाचित किए जाएंगे राष्ट्रपति के लिए, तो लोकसभा में देखो कितनी, तो इतनी योग्यता तो लोकसभा और राज्यसभा और दिल्ली पुडुचेरी के विधानसभा सदस्यों में बहुत सारी योग्यताएं मिल जाएंगी। क्या सब लोग चुनाव लड़ लेंगे? तब तो बहुत ज्यादा हो जाएंगे चुनाव लड़ने वालों की संख्या। तो यहाँ पे क्राइटेरिया लगा दिया गया है, राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए 50 लोगों के हस्ताक्षर होने चाहिए कि हाँ भाई हम इस व्यक्ति को चुनाव के लिए खड़ा करना चाहते हैं। तो जब 50 लोगों का लग जाएगा तो 50 लोग कहाँ से साइन करवा पाएंगे? तो उसमें जो पार्टी सत्ता में रहती है, जो क्या बोलते हैं, अपने पावर में रहती है, सत्ता में रहती है, वो पार्टी अपने 50 लोगों का हस्ताक्षर करा के चुनाव लड़ाती है। ठीक है। तो ये अगला चीज, यहां पे 15,000 धनराशि जमानत राशि जमा करनी पड़ती है। कितनी? 15,000 जमानत राशि। और 1/6 चुनाव का 1/6% वोट नहीं मिला तो आपकी जमानत राशि क्या हो जाएगी? जब्त कर ली जाएगी, जिसको बोला जाता है जमानत जब्त होना। ठीक है। ये जमानत राशि जो 15,000 राष्ट्रपति का होता है, या तो आरबीआई के पास जाता है अथवा सरकारी खजाने में जाता है। अगर इतना इससे कम पाए तो ये राशि जमा हो जाएगी, अगर इससे ज्यादा पा गए तो ये राशि फिर पुनः आपको वापस कर दी जाती है। ठीक है। अगला देखेंगे बाबू, शपथ कह रहा है। क्या? शपथ। शपथ मतलब राष्ट्रपति अगर हो गए तो उनको शपथ कौन दिलाएगा बाबू? तो इनको शपथ बाबू दिलाते हैं सुप्रीम कोर्ट के, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इनको क्या दिलाते हैं? शपथ दिलाते हैं। समझ में आ रही बात? शपथ होता ना, मैं भारत के निष्ठा पूर्वक ऐसे शपथ दिलाया जाता है कि मैं ईमानदारी से काम करूंगा। लेकिन अगर त्यागपत्र देना रहता है तब दिक्कत हो जाता है। त्यागपत्र जो होता है वो भारत के मुख्य न्यायाधीश को नहीं दे सकता, वो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को देता है। तो इनको शपथ कौन दिलाता है बाबू? मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। किनको? राष्ट्रपति जी को। ठीक। लेकिन अगर राष्ट्रपति जी को अपना त्यागपत्र देना रहेगा तो किसे देंगे? त्यागपत्र देते हैं बाबू उपराष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति को। और उपराष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तब क्या करेंगे? वो राष्ट्रपति को थमाते हैं। ठीक है। यानी उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा का पदेन अधिकारी होता है, राज्यसभा सभापति होता है, वो त्यागपत्र देना हो तो राष्ट्रपति को देगा, और राष्ट्रपति को त्यागपत्र देना हो तो वो उपराष्ट्रपति को देगा। ठीक है, कि भैया मैं अब ये अपने पद से इस्तीफा देता हूं। ठीक। वो मुख्य न्यायाधीश को जाके नहीं देगा, जबकि मुख्य न्यायाधीश उसको क्या दिला रहा है? शपथ दिला रहा है। इस बात को याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार बाबू राष्ट्रपति पे महाभियोग लगाया जा सकता है।
देखो, राष्ट्रपति को किसी भी न्यायालय में आप चुनौती नहीं दे सकते हैं, उनके खिलाफ कोई केस नहीं कर सकते हैं, उनके खिलाफ कुछ गलत टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, अमर्यादित भाषा में कुछ बोल नहीं सकते हैं। राष्ट्रपति को, राज्य के राज्यपाल को और मुख्य न्यायाधीश और उसके वरिष्ठ न्यायाधीशों को आप कोई कमेंट या टिप्पणी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग मतलब बहुत संवैधानिक पद पर और बहुत आदर्श माने जाते हैं और बहुत इज्जत और सम्मान की दृष्टि से इनको देखा जाता है। तो इन पे किसी भी राजनीतिक पोस्ट लोग नहीं करते हैं इन पे, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए कि राष्ट्रपति कभी अपने पद से असंवैधानिक हो जाए, बहु मान लो कि वो संविधान से मतलब संविधान के नियमों को पालन न करे, जबकि ऐसा भारत के इतिहास में अभी भी किसी भी राष्ट्रपति पे कोई महाभियोग नहीं लगा है, न प्रस्ताव आया है, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए ये प्रश्न पूछे कि महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत लगता है। राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का मतलब ये होता है कि लोकसभा और राज्यसभा किसी भी सदन में यह प्रस्ताव क्या किया जा सकता है, पारित किया जा सकता है, लाया जा सकता है। लेकिन प्रस्ताव आने से पहले 14 दिन पूर्व राष्ट्रपति को बताना होता है कि आपके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव आने वाला है। 14 दिन के अंदर राष्ट्रपति अपने किसी अधीनस्थ को या किसी अपने संपर्क वाले को अथवा अपना जो है स्पष्टीकरण देता है, ठीक है। बात समझिएगा, 14 दिन के अंदर देना रहता है। अगर 14 दिन के अंदर वो नहीं देते हैं तो बहुमत वोट पड़ता है, वोट में अगर लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में भी पास हो गया, तो उसी दिन राष्ट्रपति पे महाभियोग लग जाता है और महाभियोग लगने के बाद उनको उनके पद से हटा दिया जाता है। तो यहाँ एक प्रश्न ये बनता है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है, तो महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। महाभियोग के अलावा अन्य कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो राष्ट्रपति को उनके पद से हटा दे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा परिचय था भाग 1 में कि राष्ट्रपति क्या होता है, किस अनुच्छेद में क्या है, पद क्या होता है, कार्य एवं शक्तियां क्या होता है, निर्वाचन क्या होता है, पदावधि कितने दिन का है, पुनर्निर्वाचन कितने लोगों का हो सकता है, योग्यता क्या क्या होनी चाहिए और शपथ कौन दिलाता है, और क्या उन पे महाभियोग किस प्रकार लगता है, ठीक है। तो मिलेंगे अब दूसरे वीडियो में, राष्ट्रपति की शक्तियां, कार्य एवं शक्तियों के विषय में जानेंगे कि आपातकाल क्या होता है और मतलब कब कब आपातकाल लगाया गया है राष्ट्रपति के पास, और क्षमादान की क्या शक्ति है अथवा राष्ट्रपति की और कौन कौन सी शक्तियां प्राप्त हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।